हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का। अगले लेक्चर से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर देंगे। अक्टूबर के लगभग मिड में हम लोग पहुंच गए हैं। 90 डेज प्लानर रनिंग है, सब लोग उसे देख रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम भी कर रहे होंगे। एक हफ्ता लगभग निकल गया है प्लानर आए हुए, तो लोगों ने कितना किया ये मेरे को कमेंट करके बताना कि सर इतना हो गया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना कि कितना हम प्रोग्रेस में हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर ली थी केपी और केसी के बारे में। केपी और केसी का रिलेशन निकाल लिया था और हम लोगों ने वहीं पे क्लास को रोका था और कहा था कि आगे हम लोग बात करेंगे कुछ प्रोटोटाइप मतलब जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं उनके लिए हम केपी और केसी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसे सिखाएंगे और आज इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। और सिलेबस रिडक्शन का भी वीडियो कल आएगा, उसके लिए तैयार रहना। मैं थंबनेल आज क्रिएट कर दूंगा आज मतलब उसमें तुम लोग परेशान ज़्यादा हो और जो लोगों ने काफ़ी लोग मदद भी कर रहे हैं। अब तो सब्सक्राइबर के लिए लोग कह रहे हैं कि जो रेडिट वाले हैं वो भी, उनको थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ उन सारे बच्चों को कि उन्होंने मेरे को वहाँ पे अलाउ किया और बोलने का मौका दिया वहाँ पे। मैं वहाँ पे पोस्टेड रहूँगा और तुम्हें अच्छी अच्छी सुविधाओं से लेस रखूँगा कि तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिल जाए और कंसाइज चीज़ मिले और प्रैक्टिकली तुम उसे अच्छे से अप्लाई कर पाओ। उसके लिए थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया वहाँ पे। और ऐसे ही करते रहोगे तो चैनल तुम्हारा ही है यार, हमारा तो क्या ही है। ग्रो करेगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ हमने भी कुछ इसमें योगदान दिया है ना। बाकी योगदान ज़्यादा तब आएगा जब आप अच्छे से पढ़ के दिखाएंगे और सेलेक्ट होके दिखाएंगे। ठीक है, अगर सेलेक्ट हो गए तो अलग से मैं पार्टी दूंगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करना शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। उससे पहले ये बता दें कि नोट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं। नोट्स हमें अपनी प्यारी वेबसाइट textacam.in पे मिल रहे हैं, जहाँ पे अध्याय और निश्चय बैच पे जाके लेक्चर नंबर पे क्लिक करके प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो बात शुरू करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन में पहली हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ के सी एंड के पी फॉर सम स्टैंडर्ड सिस्टम। हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन of Kp and Kc for some standard systems। ठीक, तो पहला केस ले लेते हैं, इसमें केस 1 ले लेते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस reversibly gives twice HI गैस। T इक्वल्स टू 0 पे हम क्या मान लेंगे? T इक्वल्स टू 0 पे हम मान लेंगे कि H2 के A मोल्स हैं और HI के B मोल्स हैं। और T इक्वल्स टू 0 पे जब प्रोडक्ट बने नहीं होगा, रिएक्शन अभी जस्ट शुरू हुई है, तो ये ऐसा मानना है। ठीक है, अब T इक्वल्स टू T पे क्या होगा? देखो रिएक्शन जो चल रही है 1:1 के रेशियो में चल रही है, यानी कि 1 मोल H2 का रिएक्ट करेगा तो 1 मोल I2 का भी रिएक्ट करेगा और 2 मोल HI के बनेंगे। तो हमने मान लिया कि इससे x मोल रिएक्ट कर गए, तो ये x a माइनस एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा b माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा 2x। इसमें हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज v and the pressure at equilibrium is p। ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर p है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना लिखेंगे भाई? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स अपॉन वी। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ भाई, b माइनस एक्स अपॉन वी। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI क्या लिखेंगे हम लोग? 2x अपॉन वी। ठीक है, ये लिखेंगे। तो अगर हम केसी लिखें तो केसी किसके बराबर होगा? HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, विच इज इक्वल टू 2x अपॉन वी, सॉरी हाँ 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन वी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन वी। इसे हम v से भी कैंसिल कर दें तो ये केसी की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। सिंपल है यार, केमिस्ट्री सिंपल होती है, उसे ज़बरदस्ती कठिन करने की कोशिश मत करो, है ना। सिंपल रखो, आसानी से काम होता रहेगा। ठीक,
तो ये आ गया के सी। अब हमें निकालना है के पी। के पी कैसे निकालेंगे? वैसे हम लगा सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, और क्योंकि डेल्टा एन जी कितना है, इक्वल टू 0 है, तो के पी विल बी इक्वल टू के सी। डेल्टा एन जी कितना है, 0 है, क्योंकि 2 - 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के पी और के सी बराबर है, लेकिन हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखे मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। ईमानदारी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स सारा कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बचे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ या पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी। टोटल प्रेशर क्या था, पी था, जो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर था वो कितना था, पी था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी, अपना मोल अपॉन सबका मोल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इंटू पी, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी। और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई कितना हो जाएगा, एच आई निकालोगे तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई इंटू पी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई हो जाएगा 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू पी। ठीक, तो के पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के पी की वैल्यू कितनी आएगी, के पी की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू, ये आ जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई है कितना, 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी और बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी। ठीक, के पी को कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 4x² अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये देखो के पी और के सी कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो इसमें कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई, इतनी आसानी से, सिंपल है, इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए इतना। ठीक, अगला केस देख लेते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं, 2 ही करेंगे जिससे तुम पूरी बात समझ में आ जाए तुम्हारे। मान लिया N2 प्लस 3H2 सब गैस ही हैं, रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस। ठीक, तो T इक्वल्स टू 0 पे इसके हमने A मोल्स मान लिया, इसके B मान लिया, 0 था। जब T इक्वल्स टू T हाई होगा तो हुआ क्या होगा भाई, इससे अगर X रिएक्ट किया तो B से कितना करेगा, क्योंकि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट कर रहा था, इसलिए B से कितना रिएक्ट करेगा, 3x रिएक्ट करेगा और ये 2x बन जाएगा। हमने फिर से वही कंडीशन लगा ली कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V and the total pressure at equilibrium इज कैपिटल P। ठीक, तो पहले केसी निकाल लेते, तो पहले क्या लिखेंगे, N2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, A माइनस एक्स अपॉन वी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा B माइनस 3x अपॉन वी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, अमोनिया का आ जाएगा 2x अपॉन वी। ठीक, A माइनस एक्स अपॉन वी, B माइनस 3x अपॉन वी और 2x अपॉन वी। ठीक, तो केसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, केसी की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, सॉरी पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स अपॉन वी इंटू बी माइनस 3x अपॉन वी का होल क्यूब। तो v 2 बच जाएंगे, ऊपर से 2 कट जाएंगे, नीचे 2 और ऊपर है तो पलट के ऊपर चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे v²। तो ये हो जाएगा 4x² इंटू v² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर होगा ही, इसमें कोई परेशानी की बात है भी नहीं वैसे भी। ठीक, अब इसके लिए केपी निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा B-3x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, काउंट करो जरा, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए, निकाल लोगे भाई, A-x प्लस B-3x प्लस 2x, तो ये आ गया कितना A प्लस B-2x। तो इसे लिख दें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख दें, B-3x अपॉन A प्लस B-2x इंटू P। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को कितना लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रेशर, तो ये हो जाएगा क्या A-x अपॉन A प्लस B-2x इंटू P। और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू P। देखो हर बार ड्राइव करके लिखोगे, ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो लगेगा, हम लोग क्या करते हैं ट्रिक सीख लेते हैं और ट्रिक हमेशा काम आती नहीं। रीज़न क्या है कि पेपर में तो एक ही सवाल आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम से, और वो तुम्हारे ट्रिक के चक्कर में गलत हो गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसे करने का, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा यार, केस में बन जाएगा 2x अपॉन A प्लस B-2x इंटू P, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ गया। ठीक, तो Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kp की वैल्यू आ जाएगी किसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। इसमें पीवी केसी इज इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी आर टी के बाद डेल्टा लगाने से, फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आता, इसलिए जनरली क्या करते हैं डिराइव ही करते हैं, टी इक्वल टू 0 पे लिखो, टी इक्वल टू टी पे लिखो और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ड्राइव कर दो, वही सबसे बेहतर तरीका होता है। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2x अपॉन ए प्लस B-2x इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A-x अपॉन ए प्लस B-2x इंटू पी और B-3x अपॉन ए प्लस B-2x इंटू पी का होल क्यूब। तो Kp को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4x² इंटू ए प्लस B-2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A-x इंटू B-3x का होल क्यूब इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये Kp आ जाएगा, सिंपल है, इसे सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। तो Kp और Kc हम लोगों ने निकालना सीख लिया, दो प्रोटोटाइप सिस्टम के, जिससे तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए, बस इन्हें पेन डाउन करना है और कोई मेहनत का काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल चमन मतलब बिल्कुल सरल ही है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो बोनस क्वेश्चन ही है, और 2023 वाली सीरीज भी मंडे से शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे उसे, है ना, और फिर फिजिकल की तरफ चलेंगे। ठीक, जिससे कि ऑर्गेनिक भी साथ साथ तुम्हारी एक बार और रिवाइज हो जाए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम रिवाइज कर पाओ, है ना, और ये दिखाता जाऊँगा साथ साथ कि कॉपी का लिखे हुए कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं अगली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में नंबर 1 लिखते हैं, या इक्विलिब्रियम तो लिख चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेता है ना, पूरी बातें लिख लेता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। कब एप्लीकेबल है, जब इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक, तो लिख लेते हैं द एक्सप्रेशन for the equilibrium constant K is applicable
only when the equilibrium is attained। जब इक्विलिब्रियम आ गया है तब हम इसे यूज करेंगे। ठीक, नंबर 2, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती होगी? कोई गैस लगाएगा? कमेंट करके बताओ किस पे डिपेंड करती होगी तुम्हारे हिसाब से? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कंसंट्रेशन पे, किस पे डिपेंड करती है? तो जल्दी से कमेंट करो जब तक मैं लिख रहा हूँ। लिखो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends only upon the concentration, depends only upon the, किस पे करती है? तुम्हारी तरह मुझे गलत लग रहा है। on the temperature of the given balanced equation and does not depend on concentration or partial pressure। पार्शियल प्रेशर या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जिससे तुम्हें याद रहेगी, डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, नंबर 3, अब अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा? तो रिवर्स करने से के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पावर में चला जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। क्या कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, if the equilibrium constant for a reaction is K equilibrium, then the value of the equilibrium constant for the reverse reaction, यार बहुत लिखना पड़ रहा है, तुम्हारे सामने देख के मैं नहीं लिख पाता, मेरे को नहीं आता। ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। रिवर्स, गंदी राइटिंग आ रही है ना। रिएक्शन, फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी 1/K इक्विलिब्रियम। ठीक, ठीक है। अगला, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगा वो नंबर। मान लो हम किसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो के इक्विलिब्रियम विल बिकम K²। ठीक, तो लिख देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई अ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय n, then the new equilibrium constant will be k raised to the power n। ठीक, कि अगर हम किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। रियल नंबर तो सारी होता है एक्सेप्ट 0। कोई क्या सर 0 से ही कर दे तो क्या होगा? 0 से कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? सब खत्म ही हो जाएगी रिएक्शन। मल्टीप्लाई ऐसे करने से रिएक्शन थोड़ी खत्म होती है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर हम 2 इक्वेशंस को जैसे थर्मोडायनेमिक्स में ऐड कर रहे थे, इसमें भी अगर हम 2 इक्वेशंस को ऐड कर दें, अगर हम 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिख लेते हैं, इफ वी ऐड the 2 equations, then
equilibrium constants get multiplied। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हमने दो इक्विलिब्रियम को क्या किया, ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, सिंपल बात है, लिख लेते हैं। एंड if we subtract the two equations, then equilibrium constants get divided। ठीक, उन्हें हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बातें हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, छोटी छोटी सी, आसानी से समझ में आने वाली, इनमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक, अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा लिख लेता है, फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं, उनमें सबसे पहला है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट से डिपेंडेंट नहीं होते। अब देखने में ऐसा लगता है कि केसी में तो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा, तो केसी किस पे डिपेंडेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता, जरा सा भी नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। नंबर 2, प्रेशर और वॉल्यूम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा के इक्विलिब्रियम को तेजी से अचीव करा देगा, लेकिन उसके रेट को फर्क पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नंबर 4, अब हम इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पे हम क्या करें, इनर्ट गैस इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। इनर्ट गैस इंसर्ट करने से कोई फर्क इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पड़ता है। इनर्ट गैस से कोई लेना देना नहीं, रिएक्टिव गैस नहीं करेंगे, इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो क्या है, टेम्परेचर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो क्या है, वो टेम्परेचर है। तो लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट just depend only upon टेम्परेचर। और कैसे रिएक्ट करता डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वांट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से। कैसे डिपेंड करता है, वांट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से करता है। कैसे कि log of k2/k1 is equals to delta H upon 2.303 into R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक, तो यहाँ पे K1 और K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, T1 एंड T2, एंड डेल्टा H इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहाँ तक बात हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब वेरी नहीं करेगा, कब करेगा। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना हो जिससे इक्विलिब्रियम जस्ट स्टार्ट पे या इसके बाद लिखना हो कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें, तो हम क्या लिखेंगे? तो उस टर्म को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। तो हम डाल लेते हैं रिएक्शन कोशेंट। उस टर्म को कहते हैं क्या? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या है? मान लिया A टाइम्स A गैस प्लस B टाइम्स B गैस रिवर्सिबली गिव C टाइम्स C गैस प्लस D टाइम्स D गैस, ऐसा हुआ। ठीक। अब जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम का मोहताज नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे लिखा जा सकता है। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो केवल और केवल इक्विलिब्रियम आने पर ही लिखा जा सकता था। इसलिए हम रिएक्शन कोशेंट को यूज़ जहाँ तहाँ कर लेंगे। जब इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब यूज़ करना पड़ेगा तो रिएक्शन कोशेंट यूज़ करेंगे, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो लिख लेते हैं Q कैन बी रिटन, Q कैन बी रिटन, Q can be written at any point of time during a reaction whereas K equilibrium can be only written when the equilibrium is achieved। ठीक। तो इक्विलिब्रियम जब आ गया है तभी हम लिख पाएंगे क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हम Q कभी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए अगर हमें Q लिखना हो तो Q कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C। बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये एट टाइम t इक्वल टू टी पे नहीं है, t के इधर उधर है। ठीक। अगर Q Kc के बराबर हो गया, QC इक्वल टू Kc हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? अगर भाई दोनों बराबर हो गए तो कब होंगे? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब अगर QC लेस देन Kc है, QC लेस देन Kc है, यानी कि AB का कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा और CD का कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। तो रिएक्शन विल मूव इन द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक। QC ग्रेटर देन Kc है तो the reaction will move in backward direction। अब अगर QC बड़ा है तो AB कैसा नंबर होगा? छोटा। तो अगर रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्शन किधर आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। एट इक्विलिब्रियम हम क्या कह सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा G जीरो होता है तभी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ये खास बात है। अगर लोगों से पूछो, तुम किसी से ही पूछना कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो दे डोंट हैव एनी आंसर। क्या बस पता लग जाता है? अरे कैसे पता लगा? ये पता लगता है जब डेल्टा G जीरो होता है तभी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ठीक। तो डेल्टा G अगर जीरो हो गया तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू लिखेंगे माइनस RT ln K। ठीक है। और K कैसे हो सकता है? K Kp भी हो सकता है, Kc भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये Kp या Kc कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मन हो वो लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन गिवन है। और डेल्टा G नॉट को लिख सकते हैं डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S नॉट। ठीक। तो ln K की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन R। इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले पूछे जा चुके हैं और फॉर्मूले का ग्राफ तो मैं पहले भी बना चुका हूँ।
सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें तो आएगी ही नहीं, ये बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती किसी को भी। ठीक, अब आगे, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा में लिखते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ से बहुत सारा यूज शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा केयरफुली देखना यार अब बात को कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मान लो हमारे पास 10 मोल थे और हम ये कह रहे थे कि 5 डिसोसिएट हो गए। अब हम क्या कहेंगे, उसी बात को पलट के कह देंगे कि हमारे पास इनिशियली 10 मोल थे लेकिन हमने उसमें से 50% मोल्स खत्म कर दिए। तो 50% बोलना क्या है, 50% इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जबकि 5 बोलना सीधे सीधे मोल्स है। ठीक, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज के टर्म में बोला जाता है। मान लेते हैं अगर हम कोई रिएक्शन चल रही है जैसे ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस है, टी इक्वल टू 0 पे इसके ए मोल्स थे, ये 0 0 था। ठीक, तो टी इक्वल टू टी पे जब देखा तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस ए अल्फ़ा, तो ये ए अल्फ़ा और ये भी ए अल्फ़ा बनेंगे। ठीक, जैसे अगर हम एक और केस लिख लें, मान लो अमोनिया थी, अमोनिया डिसोसिएट हुई और उसने N2 गैस और 3H2 गैस बना दिया, तो T इक्वल टू 0 पे मान लिया इसका C मोल्स थे, 0 0 था, तो T इक्वल टू T पे ये C माइनस सी अल्फ़ा हो गई, ये C अल्फ़ा हो गया, ये C अल्फ़ा बाई 2 हो गया और ये 3C अल्फ़ा बाई 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से इसे लिखेंगे, आसान तरीका, और KPKC भी निकाल देंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है, कहीं से कहीं तक आसानी से ही हो जाएगा, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक सवाल देख लेते हैं यार, कि एक सवाल लिख के रखा है मैंने पहले से ही। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा फॉर HI इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें निकालना है तो हम इसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले धैर्य की जरूरत होती है, और धैर्य से हम लोग क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को लिखेंगे यार, है ना। तो लिखो जरा, क्या है, ऊपर H2 है, HI है, पहले HI है, अच्छा ठीक। HI ब्रेक हुआ किसमें, H2 गैस और I2 गैस में। ठीक, अब अगर हमें कुछ मानना ही है अपनी तरफ से तो हम बढ़िया नंबर क्या मान लें, 1 मान लें, और T इक्वल टू टी पे ये 1 माइनस अल्फ़ा हुआ, तो ये अल्फ़ा बाई 2 बन गया और ये भी अल्फ़ा बाई 2 बन गया। ठीक, अब हम इसका क्या करें, Kp के लिए इसका प्रेशर हम मान लेते हैं कि इसका प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है, Pt है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यार, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हुए। देखो, जब भी मानना पड़े तो अच्छी चीज मानो, गंदी चीज क्यों मानो। लोग मान के बैठे कि हम फेल हो जाएंगे, अरे मान ही रहे हो तो ये मानो कि तुम पास हो जाओगे। पॉजिटिविटी रखो ना जीवन में, ये मान रहे कि हम पढ़ नहीं पाते, अरे मानो कि हम पढ़ पाते हैं और ज़्यादा पढ़ेंगे, ये जरूरी है सोचना। ठीक है ना, लॉ ऑफ अफेक्शन होता है ये, कि जिससे तुम बार बार बोलोगे वही तुम हो जाओगे। ठीक, तो ये मानो कि हम लोग पास होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि चैनल तो हम ऊपर ले ही चलेंगे हम लोग मिलके, है ना। और मैं तुम्हारा सपोर्ट तो हमेशा ही चाहता हूँ कि तुम भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, जिससे कि हम लोग जब एडवांस के पास पहुँचे तो हम लोग कम से कम 10, 15, 20 हज़ार तक तो पहुँच ही जाए नंबर यार, है ना। कि फिर खुल के पढ़ाऊँगा ना यार, मैं, मेरे को लोग अभी ये सोच के छोड़ देते होंगे ना देख के कि अरे सर को क्या ही आता होगा, केवल 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं, वो भी घर वाले ही होंगे, और पता नहीं क्या ही आता होगा यार। 25-30 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन, ठीक है ना, इतने सालों में तो, और पूरे इंडिया में घूम घूम के पढ़ाया है, तो फिर हर तरह का क्राउड देख रखा है। चलो ठीक है, जैसा भी हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, तो कितने हो गए, 1 हो गए, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा सब कैंसिल हो गए। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया अल्फ़ा बाई 2/1 इंटू Pt। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना आ गया, अल्फ़ा बाई 2/1 इंटू Pt। और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना आ गया,
1 माइनस एल्फा अपॉन 1 इंटू पी टी। तो केपी की वैल्यू कितनी आ गई, केपी की वैल्यू आ गई कितनी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। देखो बिल्कुल सिंपल है, आसानी से धीरे धीरे होले होले लगाते रहो। तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू पी टी इंटू अल्फा बाई 2 इंटू पी टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू पी टी का होल स्क्वायर। तो पी टी से पी टी सब कट गए, ठीक। तो के पी की वैल्यू आ गई किसके बराबर, अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। पी टी तो सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आ गया क्या कि अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ के पी किसके बराबर आ गया, रूट ऑफ के पी बराबर आ गया किसके, अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक। तो इसे ज़रा सॉल्व कर दो भाई, इसे सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर पाओगे, इसे सॉल्व कर देते हैं। चलो तो जा जाएगा रूट के पी 2 माइनस अंडर रूट के पी इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 रूट के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट के पी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, अल्फा इन टर्म्स ऑफ के पी निकालना था तो ये ऑप्शन डी है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। शांतिपूर्वक तरीके से और आसानी से निकाल दिया है ना, निकल जाएगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मान लो अभी तक हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ले रहे थे, या तो सारी गैसेस थी या सारे एक्वा सॉल्यूशंस थे। अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और कैल्शियम का ऑक्साइड सॉलिड का प्रेशर जो हम 1 मान लेंगे, तो जो भी पार्शियल प्रेशर आएगा, जो भी केपी आएगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर आ जाएगा। और रिमेंबर वाली लाइन को रिमेंबर रखेंगे, इसलिए रिमेंबर लिखा हुआ है, रिमेंबर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर टेकन एट यूनिटी विद व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों को कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का घर के लिए छोड़ देते हैं कि तुम लगा के रखोगे और इसका सही सही आंसर कमेंट करके बताओगे कि सर आंसर क्या आ रहा है, ठीक। ऐसा मान लेते हैं, ये तो करके बताओगे ही बताओगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन the degree of dissociation and vapor density। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में हमें रिलेशन निकालना है। हम ये पहले से जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई 2, ठीक। तो अगर हम पीवी क्वेश्चन एनआरटी को यूज करें, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में पीवी क्वेश्चन एनआरटी यूज कर सकते हैं एट कांस्टेंट पी एंड टी, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के गैस के लिए, और डेंसिटी जो होती है वो हम जानते हैं डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक। डेंसिटी किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर हम लिखें वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं, ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। तो हम अगर इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी को स्मॉल डी ले लें और इसे क्या ले लें, कैपिटल डी ले लें, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियली, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम।
नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखना था, यहाँ पे भी ऑफ लिख दिया यार, सही कर देते हैं इसे, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख पाओगे आसानी से, इसमें कोई तकलीफ की बात तो है नहीं। अगर मान लो एक केस ले लेते हैं सिंपल सा, हम लोग एक केस ले लेते हैं, यहीं ऊपर ही में ही आ जाएगा इतना, कि PCl5 की रिएक्शन अगर हमने डिसोसिएशन कराना है किससे, PCl3 गैस और Cl2 गैस में। ठीक, इक्विलिब्रियम खत्म होने वाला है, इसके बाद हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल करेंगे और ली चैटलियर प्रिंसिपल के बाद इक्विलिब्रियम तो ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बचेगा तो वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत जरूरी काम आएगा, तो वीडियो आखिरी तक ही देखनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो T=0 का भाई देखो, अगर आधा आधा देखना है तो फिर कोई फायदा नहीं ना देखने का, भाग भाग के देखने से कुछ फायदा नहीं होता। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो आ गया 1 प्लस अल्फा, और इनिशियली कितने थे, तो वेपर डेंसिटी स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा रिलेशन निकल आएगा, तो 1 प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन डी के, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी d माइनस डी अपॉन डी। इसे याद मत रखना बिल्कुल भी, हर बार हर रिएक्शन के लिए बदलेगा तो फॉर्मूला अपने आप रीजनरेट कर लेना, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसमें कोई परेशानी की बात तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब इसके बाद बात करते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल देखो बहुत थ्योरी लिखनी पड़ रही थी, तो मैं थोड़ा सा लिख लिया यार, है ना। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया है बेसिकली, ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया तो जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रहना चाहती है, अपने इनर्शिया को लूज नहीं करना चाहती। अगर वो मोशन की इनर्शिया में है तो मोशन में होगी, रेस्ट की इनर्शिया पे है तो रेस्ट में होगी। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बार अचीव हो गया तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, तो कोई भी अगर उसे डिस्टर्ब करेगा तो वो उसका अपोज करेगा। अगर कोई कहेगा तुम आगे चले जाओ तो क्या करेगा, वो कहेगा पीछे आ जाते हैं, पीछे कहेगा तो आगे चले जाते हैं, बड़ा स्टबर्न टाइप का होता है इक्विलिब्रियम। तो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, if an external stress is applied to a system at equilibrium, the system adjusts in such a way that the stress is partially offset। मतलब कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया जाए तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे जो स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस है वो कैसा हो जाए, ऑफसेट हो जाए, यानी कि कम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, स्ट्रेस कैसे लगा सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से लगा सकते हैं, टेम्परेचर से लगा सकते हैं, प्रेशर से लगा सकते हैं, और वॉल्यूम को चेंज करके लगा सकते हैं। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो ये पहला कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मान लो रिएक्शन है PCl5 की रिएक्शन किससे हो रही है, PCl3 और Cl2 से हो रही है। तो ये गुड इनपुट गुड आउटपुट वाला है कि अगर तुमने PCl5 ज़्यादा डाला तो ऑब्वियसली PCl3 और PCl2 दोनों ही ज़्यादा बनेंगे। तो इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 द रिएक्शन विल कहाँ जाएगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन देखो बढ़ाया, तो जैसे ही तुमने PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया क्या होगा, QC छोटा हो जाएगा किससे, KC से, तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी, फॉरवर्ड चलने लगेगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। तो गुड इनपुट गुड आउटपुट, अगर हम PCl3 और Cl2 डाल देते तो किधर आती, बैकवर्ड आने लगती रिएक्शन। सिंपल सी बात है, आसानी से कोई समझ में मुश्किल तो नहीं आ रही होगी यार, ये तो बहुत ही बेसिक है और इसका सवाल आता खूब है ना। If we increase the pressure at equilibrium, then the reaction will tend to move in that direction where the lesser number of gaseous moles are present। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहाँ भीड़ कम होगी और गैस को सर्वाइव करने में आसानी लगेगी। तो क्या कहेगा, तुम्हारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसे वो क्या कर देगा, सबसाइड कर देगा, कम कर देगा, ऑफसेट कर देगा। ठीक है, तो PCl5 से क्या हुआ, PCl5 Cl3 में हमने क्या किया, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इधर ज़्यादा है, इधर 2 है नंबर ऑफ मोल्स और इधर कितना है, 1, तो किधर जाएगी, बैकवर्ड। लेकिन अगर प्रेशर कम किया तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, क्योंकि फिर रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा हो। अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो प्रेशर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे H2 + I2 के ट्वाइस HI रिएक्शन ले लें तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा Ng चेक करके हम बता देंगे। अच्छा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो पीवी कॉन्स्टेंट यूज करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम द इफेक्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हो।
ठीक, वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा हो, और डिक्रीज करने से वॉल्यूम वहाँ जाएगी जहाँ पे गैसेस नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक, सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ ही जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसमें से हीट जनरेट हो रही होगी, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। तो रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ाई, तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक थी तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एंडो है तो फॉरवर्ड और एक्सो है तो बैकवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक, तो एक सवाल है मेरा, इसका जवाब देना, जरा 2 मिनट सोच लो फिर बताना कि मान लो हमने कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बात पता है कि नहीं पता सबको, हाँ या जल्दी बताओ। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और कंबशन ऑफ वुड कर रहे हो तो क्या लकड़ी दोबारा बनने लगेगी। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, और हम लकड़ी जला रहे हैं, आग हाथ ताप रहे हैं, सर्दियाँ आ रही, हाथ तापने बैठे हैं। ठीक, तो हमने लकड़ी जलाई और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका अगर, तो क्या लकड़ी वापस बनने लगेगी, बैकवर्ड चली जाएगी रिएक्शन। सोच के आंसर करना, कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को आंसर इसका। यही क्रिस्प है केमिकल इक्विलिब्रियम का समझने का, सवाल लगाना इज नॉट अ बिग डील। सवाल तो लग ही जाते हैं यार, सवाल सब्जेक्ट समझ में आने का सब पता लगेगा। तो इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस। अब इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस क्या है। अब इनर्ट गैस को जब हम इंसर्ट करते हैं तो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे करें या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें। कैसे करें, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे करें या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो इफ वी इंसर्ट द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर देन द वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड। भाई क्या होगा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हों। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हो। ठीक, तो तुम सिंपल देख लो कि अगर हम मान लो PCl5 वाली रिएक्शन लिख लें तो PCl3 + Cl2 होगा, तो अगर इसके लिए Kc लिखे तो क्या होगा, वॉल्यूम का टर्म नीचे आएगा। वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा, Kc कम होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि Qc अब Kc से कम हो जाएगा तो रिएक्शन किधर जाने लगेगी, फॉरवर्ड जाने लगेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंसर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा हो। ठीक, अब एट कांस्टेंट प्रेशर पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑन इंसर्टिंग द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इंसर्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, कि जैसे ही तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इंसर्ट की, ध्यान सुनना मेरी बात, कि अगर तुमने इनर्ट गैस इंसर्ट की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जैसे ही इनर्ट गैस इंसर्ट करोगे, होगा क्या कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ जाएंगे तो तुम कहोगे सर Kc पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Kp पे तो पड़ना चाहिए। भाई Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक, तो Kp पे तो पड़ना चाहिए, उसमें तो पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा गैसेस का। पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। ध्यान सोचो भाई, पार्शियल प्रेशर थोड़ी बढ़ेगा, टोटल प्रेशर बढ़ेगा। टोटल प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम बढ़ने से मोल फ्रैक्शन कम हो गया। तो टोटल प्रेशर बढ़ा, मोल फ्रैक्शन कम हुआ, तो पार्शियल प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इंसर्ट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम हुआ और पार्शियल प्रेशर सेम रेशियो में बढ़ गया। ठीक, तो ये तो बात हो गई सिंपल। ठीक, अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जिसका इंट्रोडक्शन है ये बहुत ज़रूरी है, इसके सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का 2 केस में करा देता हूँ तुम्हें, जिससे आयनिक में मेरे को थोड़ा सा आराम मिलेगा और तुम्हें भी। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कितने लोगों ने कर रखा है ये मेरे को बताना, इसके सवाल किसने किसने लगा रखे हैं ये बताना मेरे को कमेंट करके कि सर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो बहुत ही अच्छे से आता है हमें। ठीक है, तो इसमें केस 1 ले लेते हैं। मान लिया A गैस + 2B गैस रिएक्ट करके C गैस + 2D गैस बना रही है। ठीक, और दूसरा इक्विलिब्रियम है जिसमें 2A गैस
प्लस 3b गैस रिएक्ट करके अलग अलग मोलर रेशियो होने से प्रोडक्ट अलग अलग बन सकता है, तो ई गैस और एफ गैस बन गया मान लिया। ठीक, अलग अलग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होने से प्रोडक्ट अलग अलग बन सकता है, क्योंकि CH4 भी बनता है, C2H2 भी बनता है, C2H6 भी बनता है, बहुत सारे बन रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, T=0 पे इसके ए मोल्स ले लिए, इसके बी मोल्स ले लिए, तो यहाँ पे भी कितने लिए होंगे, ए ही और बी होंगे, क्योंकि ऊपर ही से लिए होंगे। ये 0 होंगे सब। T=T आया तो मान लिया ये कुछ x रिएक्ट किया, तो ये b में से 2x रिएक्ट किया, तो ये x बन गया और ये 2x बन गया। अब क्योंकि a माइनस एक्स ऊपर रिएक्ट कर गया है, तो यहाँ पे जब शुरुआत होगी T=2 पे, तो a माइनस एक्स से होगी, तो ये मान लिया कुछ 2y रिएक्ट किया, तो b माइनस 2x ऊपर से आया, तो ये 3y रिएक्ट किया, तो ये y बन गया और ये भी y बन गया। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की वजह से जो कंसंट्रेशन होगा वो साइमल्टेनियसली अचीव होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम वोंट बी इस्टेब्लिश। तो मोल्स जो होंगे वो साइमल्टेनियसली बराबर होंगे, कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0 फॉर बोथ द रिएक्शन एट द सेम टाइम। ठीक, दोनों इक्विलिब्रियम साथ में ही अचीव होंगे। तो हमने माना कि ये थोड़ा सा आगे गई होगी तो वो थोड़ी पीछे आई होगी, ये सब सेटिंग वेटिंग होके फाइनली हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया, व्हेन द रिएक्टेंट्स ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन टू रिएक्शंस एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं इसका। भाई ऐसा हो सकता है कि ए गैस प्लस 2b गैस रिएक्ट करके सी गैस प्लस 2d गैस बनाए। जो इसका रिएक्टेंट है मान लेते हैं वो सी है, सी गैस रिएक्ट कर ली 2e गैस से और इसने कुछ f गैस बना दिया। ठीक, और चलो d गैस भी बनाया। ठीक, तो T=0 पे हमने क्या किया, इसके ए मोल्स ले लिए, इसके बी मोल्स ले लिए, इसके ई मोल्स ले लिए, बाकी तो सब 0 होगा। T=T पे जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो क्या आया होगा, a माइनस एक्स हुआ होगा, b माइनस 2x होगा, ये 2x बनेगा और ये कितना बन जाएगा 2x, सॉरी ये तो x ही बनेगा, वो 2x बन गया। अब ये 2x यहाँ पे पहले से आ गया है और यहाँ पे ये x पहले से आ गया। अब T=T पे ये क्या होगा, x माइनस वाई हुआ, तो e माइनस 2y हुआ, तो ये y बना और ये 2x प्लस वाई बना। तो दोनों जगह हम क्या कर देंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन ही लिख देंगे। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है और इससे Kc की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से निकल आएगी। और यहीं से ये चैप्टर खत्म हो जाता है पूरी तरह से। हम लोगों ने पूरा बढ़िया से पढ़ लिया। अब इसके PYQs लगाना शुरू कर दो तेजी से, पूरे लगेंगे, जो ना लगे वो अब तो तुम्हारे पास कई ऑप्शन है यार, कि टेलीग्राम कर सकते हो मेरे को, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, रेडिट पे भी कर दो चैट पे, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि रेडिट वालों ने जेई और नीटेड कम्युनिटी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, वो मदद कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यार। चलो फिर भी शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। और हम लोग कल के दिन हम लोग जेई सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसका वीडियो भी कल आना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।